Congratulations, Srujan, for achieving 99.4% in ICC 2025 class 10. थैंक यू सर। पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल जो हम जनरेशन देख रहे हैं उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, दे डू स्टार्ट बिलीविंग मच इन ऑनलाइन वीडियोस एंड ज़्यादातर हम आजकल पढ़ाई का स्टाइल ज़्यादातर वीडियोस में होने लगा है और एंड ये चीज़ें बैलेंस आउट भी नहीं हो रहा है। वी हैव ऑफन सीन, हम लोग ये भी देखे हैं कि पहले क्या होता था ना, एक बैलेंस होता था कि हम बुक्स भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ इंसाइटफुल चीज़ जानने के लिए वी डू वॉच वीडियोस एंड लेक्चर्स। और मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ हैव यू डन योर रेगुलर रिवीजन और आपका अप्रोच कैसे रहा इस क्लास 10 के सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए? एंड मैंने तो सबसे पहले बुक से ही पढ़ा दी, क्योंकि बुक इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। इफ यू वांट टू रीड समथिंग, द बुक इज द अल्टीमेट सोर्स। हालांकि यूट्यूब से देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए वो होना चाहिए, पर आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब में जो वन शॉट वीडियो होते हैं, दिन भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, पूरा वीक कुछ नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले जस्ट वन शॉट देख के सोचते हैं कि अगले दिन जाके कर देंगे। इसीलिए यूट्यूब पे उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है। वो लोग बुक छोड़ देते हैं और यूट्यूब से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक शॉट में सब दे देते हैं। पर एक शॉट में जो पढ़ के मिलेगा वो पूरा कंटिन्यूअस बुक से रीडिंग देके नहीं मिल सकता है। बुक से रीडिंग देने से जो नॉलेज हमें मिलेगा वो यूट्यूब 1 घंटे के वीडियो में नहीं दे सकता है। इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो यूट्यूब से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दूर रहना पड़ेगा, भले अगर आगे जाके नहीं समझ में आए कुछ बुक से पढ़ के अपने से, तब यूट्यूब में रेफरेंस के लिए जा सकते हैं। और वहाँ पे भी यूट्यूब के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाना होगा। कोई भी बड़ा वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो वहाँ से पढ़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। ये मोटिव रहना चाहिए बच्चों का, क्योंकि वो उनका मेन मोटिव होना चाहिए पढ़ना, ना कि वीडियो देखना। पढ़ने के लिए बुक ही सबसे अच्छा चीज़ इन माई ओपिनियन। अगर हम कंपेयर करें आजकल के जितने सारे अलग अलग सोर्सेज बन गए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सैम्पल पेपर्स, जैसे कि ज़्यादातर हम चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर्स देखते हैं और अलग अलग पब्लिशर्स अलग अलग खुद का क्वेश्चन बैंक लॉन्च करते हैं जिसमें ना चैप्टर को बहुत कॉम्प्रेस मैनर में लिखा जाता है। और जो ज़्यादातर जब भी एक स्टूडेंट उस पर्टिकुलर चीज़ को रिफर करता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ उस पूरा बुक का जो भी चैलेंजिंग पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ही पार्ट है वो इसमें ही दे दिया है। आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया कि क्वेश्चन बैंक अगर एक बुक आपके अगर सामने आ जाए, विच वन हैव यू पिक फर्स्ट? मैंने सबसे पहले बुक से ही पढ़ा। क्वेश्चन बैंक मैंने जितना हो सके अवॉइड किया। मैंने स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन बैंक छुआ तक नहीं था। अगर पूरा प्रिपरेशन 100% लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक वहाँ पे सिर्फ 1% ही रोल प्ले करता है मेरे प्रिपरेशन में। अगर हम बुक ही नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बैंक में नोट्स पढ़ के क्या ही हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में जो भी दिया रहता है वो या तो इनकम्प्लीट होता है, या तो अगर कंप्लीट होगा भी तो कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के हम नहीं समझ पाएंगे क्या है। और डायरेक्ट चैप्टर रीडिंग देके क्वेश्चन करना, सॉल्व करने से कुछ होगा नहीं। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, जब तक सब चीज़ याद नहीं होगा, जब तक हमें सब चीज़ समझ नहीं आएगा, तब क्वेश्चन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक बार चैप्टर रीडिंग देते हैं या यूट्यूब से वन शॉट वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करने से। वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन याद करने बैठ जाते हैं, आंसर याद करने बैठ जाते हैं। वो ये याद करने बैठ जाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। वो याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें याद करना है चैप्टर का कॉन्टेंट, हमें नॉलेज चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से पूरा बुक नहीं हो सकता। सबसे पहले चैप्टर्स का कंटेंट पढ़ो, पूरा जो लिखा है समझो, क्या कहना चाह रहा है, अपने खुद के लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करो और अपने से खुद निमोनिक्स बना के याद करो। जो भी याद करने का तरीका अपने से होना चाहिए। कोई आपको नहीं बता सकता कि कैसे याद करना। क्वेश्चन बैंक्स क्या है कि अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है, एकदम फाइनल मोमेंट में अगर उसको कुछ प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्वेश्चन बैंक्स है। अगर आपके पास टाइम है कि आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा चैप्टर रीडिंग दे सकते हैं, तो सबसे पहले बुक के लिए जाओ। मैंने क्वेश्चन बैंक्स तो ऐसे सॉल्व किए नहीं। कुछ मैथ्स के लिए सिर्फ सैम्पल पेपर किया था, वो भी लास्ट मोमेंट में जाके, जब मुझे पूरा हो गया था, मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस हो गया था, तब सिर्फ टाइम लिमिट रख के उतने टाइम ड्यूरेशन में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए मैंने मैथ्स के सैम्पल पेपर सॉल्व किए। अच्छा, अगर हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर देखें, एक एग्ज़ाम से पहले, मान लीजिए कि मैं ये यूनिवर्सली हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम से पहले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमारा एग्जाम होता है उसमें काफ़ी कम गैप्स होते हैं, कभी कभी गैप नहीं होता है। उस पर्टिकुलर टाइम में एक स्टूडेंट कैसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेगा? एक बोर्ड एग्जाम तक आते आते अगर बच्चा पूरे साल भर मेहनत से पढ़ा है,
सब चीज़ समझ के पढ़ा है तो उसे एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने तक का ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 दिन के गैप में अगर चाहे एक बच्चा तो पूरा सब चीज़ याद करके अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहता है तो वो पहले साल बाद पढ़ा रहेगा सर, तो मिनिमम रिवीजन में भी वो जाके अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ऐसा एग्ज़ाम से 1 डे या 2 डे बिफोर कोई स्ट्रैटेजी नहीं था मेरा। मैंने जस्ट ऐसे बुक खोला था, पॉइंट्स रिवाइज कर लिए, क्योंकि सारा चीज़ पहले से ही मेरे दिमाग में फिक्स था एकदम। कोई भी चैप्टर का कोई भी पार्ट हो, कोई भी लाइन से मुझे याद था सब चीज़। तो ऐसा स्पेसिफिकली कोई रिवीजन मेथड नहीं था जो मैंने फॉलो किया एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, ऐसा कुछ। आपने उस पर्टिकुलर पैनिक मोमेंट को कैसे मीन्स आपने कैसे खुद को संभाला, राइट? सपोज मान लीजिए कि एक स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले, एक एग्जाम से पहले उसका एक पैनिक मोमेंट होता है जिसमें उसको थोड़ा अलग सा महसूस होता है कि कैसे एग्जाम दूंगा, पेपर कैसे लिखूंगा। आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? पैनिक सिर्फ अपने माइंड सेट करके आप खेल, अगर हम अपने दिमाग से पहले ही हटा दें कि एग्ज़ाम कुछ है नहीं, वैसे एग्ज़ाम कुछ है नहीं इसलिए वो सिर्फ एक माइलस्टोन की तरह है। हम अगर साल भर अपने से अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। हमें सब चीज़ पहले से आता रहेगा तो हमें एग्ज़ाम से डर ही नहीं रहेगा। बच्चे इससे डरते हैं क्योंकि या तो उनका पढ़ने का मेथड ठीक नहीं होता है, या तो वो पढ़ते नहीं है, खुद कंसिस्टेंट नहीं रहते, तभी वो डरते हैं एग्ज़ाम से पहले। अगर एक बच्चा अपने से सब चीज़ पढ़ चुका होगा तो उसे बिल्कुल डर नहीं रहेगा। काफ़ी बार जब हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं, जैसे कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो कि साइंस में आता है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो हमारा आर्ट सेक्शन में आता है, और इंग्लिश में इंक्लूड करके, और मैथ्स कंप्यूटर आता है, हर एक सब्जेक्ट में जब भी कोई भी स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ता है तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वोकेबुलरी होता है। बायो का एक अलग अंदाज होता है उसके आंसर को लिखना, फिजिक्स का एक अलग अंदाज होता है। तो ये हर एक वोकेबुलरी को एक स्टूडेंट अगर क्लास 9 के बाद क्लास 10 को पढ़ने जा रहा है, वो एक हर एक वोकेबुलरी को कैसे अडॉप्ट करेगा खुद के आंसर में या पढ़ने का, नहीं कैसे आपने कैसे किया इसको? सर हर सब्जेक्ट को अलग अलग डील करने से होगा नहीं। जनरली ज़्यादातर वर्ड जो यूज़ होते हैं वो सब में सेम होते हैं, वोकेबुलरी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एक तो टिपिकल जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। पर जनरली जो टर्म यूज़ होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है, तो हमें उस टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करना है सिर्फ, और वो हमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा बुक पढ़ के ही पता चलेगा। अगर हम बुक पढ़ेंगे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। और याद कैसे रखना है, अगर हम कुछ सराउंडिंग या उस चैप्टर से कुछ रिलेट कर सके उस वर्ड को, या अपने कुछ विज़न अगर हम अपने दिमाग में रख सके उस वर्ड से रिलेटेड उस सब्जेक्ट के लिए, तब वो वर्ड आ सकता है हमारे दिमाग में, एग्जाम में अच्छे आंसर लिखते थे। जैसे कि इंग्लिश में हमको ये मालूम है कि विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर है, वो तो ओल्ड इंग्लिश है। उसको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जब एक क्लास 9 में या क्लास 10 में जब पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ये थोड़ा बहुत हार्ड ही हो जाता है, बिकॉज इट्स एन ओल्ड इंग्लिश एंड देयर आर मल्टीपल वर्ड्स दैट इज यूज्ड बाय द विलियम शेक्सपियर। आपने इनिशियली उसको कैसे पढ़ना स्टार्ट किया टिल द एंड ऑफ योर टिल द एंड कि आप एग्जाम देने गए? तो शेक्सपियरियन राइटिंग्स के लिए उससे अगर याद करना है तो हमें मल्टीपल टाइम्स उसे मतलब रीडिंग करना पड़ेगा उसका। एक बार रीडिंग देके हमें वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ पाएगा। अगर हमें वो एग्जैक्ट वर्ड याद करना है तो बार बार रीडिंग देना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने अगर एक बार रीडिंग दिया था तो मुझे याद नहीं था, मार्क्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। उसके बाद मैंने एक ही चीज़ को बार बार याद किया। तो ऐसा बार बार रीडिंग देने से एग्जैक्ट सेम वर्ड सेम लाइन याद हो जाता है। तो अगर एक बच्चा बार बार एक ही चीज़ को रीडिंग देगा 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, तो अपने आप वो वर्ड याद हो जाएगा अपने से। तो ठीक, जैसे कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग इन आवर आंसर, हम आंसर लिखते हैं तो काफ़ी बार ये डिबेट हो जाता है कि हम अपना आंसर खुद से लिखने ट्राई किए, वी हैव स्टार्टेड राइटिंग आवर आंसर्स ऑफ आवर ओन, पर उससे क्या हो गया, मार्क्स हमारा कट गया। और आप भी जब भी आंसर लिखे होगे, आप भी अपना खुद का अंदाज डाले होगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कि आपने खुद का वर्ड यूज़ किया जिसमें आपको मार्क्स मिला, और जो स्टूडेंट कंप्लेन करे कि मैं अपना ओन वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को मार्क नहीं मिल रहा है। ये चीज़ को आप कैसे डिफरेंशिएट करें? फिर उसका मेन रीज़न है कि बच्चे लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते हैं। वो सिर्फ साइंस या सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब सब्जेक्ट में फोकस करते हैं। तो इसके वजह से उनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो गलत हो जाता है कहीं, या एक पर्टिकुलर पॉइंट का उस आंसर में पोजीशन गलत हो जाता है। पहले आना चाहिए था वो बाद में आया, सीक्वेंस सही नहीं होता है। तो उसके लिए हमें लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही से आना चाहिए, तब हमें मतलब आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए। जैसे अगर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमें वो देखना है। वो कैसे पता चलेगा? मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पढ़ के समझ के क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है।
टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हमें देना चाहिए आंसर उसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद उस पॉइंट को हम एलाबोरेट कर सकते हैं, वो भी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले हुआ उसके बाद हुई। और सेंटेंस का पंक्चुएशन, स्ट्रक्चर, ग्रामर सब सही होना चाहिए, तभी मार्क मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुक का सेंटेंस लिखने से ही मार्क मिलेगा, अपने से भी हो सकता है। एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने के टाइम ही इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इसके बारे में? रीडिंग देने से बुक को, क्योंकि बुक में जो लिखा होता है वो एकदम परफेक्ट ग्रामर के साथ लिखा होता है। बुक का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, वैसे ही अगर आंसर बच्चा लिखता है एग्जाम में तो उसके वजह से उसको अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। अगर हम राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे, ऑल ऑफ अस हैव गॉट अवर डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, हमारा हैंड राइटिंग ये वगैरह सब। ये जो हैंड राइटिंग का जो चीज़ है, ये कितना मैटर करता है एक पर्टिकुलर एग्जामिनिंग को एग्जाम देने के बाद? Handwriting is not a matter of fact because you have to make your paper presentable. Handwriting मैटर नहीं करता है, सच भी उसका हैंडराइटिंग इतना एलिजिबल होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए क्या लिखा है। सजा के कर्सिव राइटिंग में लिखने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा या ना ज़रूरत नहीं है। पर अगर बच्चा ये सोचे कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है, एकदम हाफाजाइडली पूरा फुल स्पीड में लिख देता है, ऐसा कि उसे खुद समझ में नहीं आए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा लिखना है कि नॉर्मल हो, सबको समझ में आए क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहा है आंसर, वो सामने वाले को पता चले। अच्छा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर एक एग्जाम में बैठा है, ही इज राइटिंग द आंसर्स, और कभी कभी टाइम थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है किसी, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है। तो जब जो भी सब्जेक्ट उनका थोड़ा सपोज मान लीजिए किसी का अगर इंग्लिश थोड़ा उनको अगर हार्ड लग रहा है, तो वो जो टाइम जो मैनेजमेंट होता है, वो एग्जाम में बैठकर कैसे वहीं पर हम वो डिसीजन ले सकें कि मैं टाइम को इस तरह से मैनेज करूंगा। आपने कैसे टाइम को मैनेज किया, जब भी स्पेसिफिकली वो सब्जेक्ट के बारे में बताइए जहां पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ। एग्जाम के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कामनेस। अगर बच्चा क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग में पैनिक हो जाएगा तो ना ही स्टार्टिंग का क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर पाएगा, ना ही लास्ट का क्वेश्चन। मैंने भी एक बार इंग्लिश के एग्जाम में ऐसे ही किया था। मैं ये सोच के बैठा था कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं इंग्लिश का पेपर, तो ना ही मैं ऐसे अच्छे से लिख पाया कॉम्पोजिशन, ना ही कोई और भी ग्रामर में बहुत सारा मिस्टेक्स हो। अगले एग्जाम से इंग्लिश के एग्जाम में मैंने क्या किया, आराम से बैठ के कूल माइंड के साथ सोचा, आराम से लिखा। तो स्टार्टिंग से ही मैं एकदम स्टडी पेस में था, ना कि स्टार्टिंग में फास्ट हो गया लास्ट में, तो ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से लास्ट तक एक स्टडी पेस में था, तब हाफ एन आवर पहले मेरा एग्जाम पेपर खत्म हो गया और मार्क्स भी अच्छा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम के टाइम होना चाहिए, कामनेस। एग्जाम जब आप पेपर लिख लेते हो, और फिर की अभी एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए आप एग्जाम की पेपर लिख लेते हो और उसके बाद आपके पास एक मान लीजिए कि आधा घंटा या 20 मिनट्स की 15 मिनट्स है। उस टाइम कैसे एक स्टूडेंट को हैंडल करना चाहिए, जब वो अपना पूरा पेपर लिख दिया है, वही फिर भी उसके पास टाइम है? तो उस टाइम में वो चाहे तो एक या दो बार, जितने बार भी करके उसे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि उसका पेपर अच्छा गया है, एक दो बार चेक करिए। क्योंकि कितना भी कोई कॉशियसली लिखे, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं कहीं। अगर इंग्लिश के एग्जाम में तो फुल स्टॉप, कॉमा ये सब छूट सकते हैं। मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ये सब अगर अवॉइड करना है तो एग्जाम के बाद अगर टाइम बचता है तो उसमें देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा लास्ट मोमेंट तक लिखने से ही अच्छा मार्क आएगा, और आधा घंटा पहले हो जा रहा है तो डरने का बात नहीं है। ये सोचने का बात नहीं है कि एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया। मैंने हर एग्जाम में 10-15 मिनट पहले खत्म किया था और हर एग्जाम अच्छा गया था। अच्छा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ज़्यादातर मैथमेटिक्स इज फाउंड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अलग अलग सिनोनिम इज बीइंग गिवन टू डिस्क्राइब टू द मैथ्स। एक स्टूडेंट अगर क्लास 10th में अगर आ रहा है, ही इज कमिंग, और मैथ्स उसका थोड़ा ढीला हो रहा है, मीन्स इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द मैथ्स सब्जेक्ट, तो वो क्लास 10 के स्टार्टिंग से कैसे वो उतना कर सके, उतना मीन्स उसका सेल्फ स्टडी किस तरह से रहना चाहिए ताकि पेपर वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, पेपर में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए? तो मैथ्स का सबसे पहले तो दिमाग से डर हटाना होगा, क्योंकि बच्चे बचपन से दिमाग में लेके बैठ रहते हैं कि मैथ्स नहीं होगा। ये इसका रीज़न है खुद का प्रेशर और पीयर प्रेशर। जो बच्चे होते हैं, आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़बरदस्ती दिमाग में डाल देते हैं कि मैथ्स से नहीं होगा। उस बच्चे का काम नहीं कि अपने दिमाग से ये डर हटाए मैथ्स का। उसके लिए क्या करना होगा, जो चैप्टर है उसका सारा कॉन्सेप्ट समझना होगा। मैथ्स एक समझने का चीज़ है। बच्चे बोलते हैं मैथ्स प्रैक्टिस से ही होगा, ये सब है, प्रैक्टिस से होगा, पर उससे पहले क्वेश्चंस
क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैसे सॉल्व होगा, अप्रोच ये पता होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कुछ होगा नहीं अगर हमें पहले से कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहा है। वो अगर सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं हम, तो वो हो गया जैसे हम जो वे ऑफ सॉल्विंग है वो याद कर रहे हैं। मैथ्स याद करने की चीज़ नहीं है। How have you prepared your maths and the entire things? मैंने समर वेकेशन में ही ऑलमोस्ट मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया था। जो हर चैप्टर में है कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, भले प्रैक्टिस नहीं किया था, कॉन्सेप्ट समझे थे। उसके बाद क्लास के साथ ही मैं गया था। क्लास के टाइम ही मैंने एग्जाम्पल्स और बुक्स से सॉल्व किए एक्सरसाइज, और जब एक्सरसाइज हो गया तब मैं दूसरे बुक में गया। उसमें कि और एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हर दिन मैथ्स करने से ही होगा। हर दिन अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम मिले तब करो, पर 1-2 घंटा कंटिन्यूस बैठ के करने से माइंड मतलब स्ट्रेस होगा माइंड को, तो ब्रेक ले लेके मैथ्स करना चाहिए। भी रीजनल लैंग्वेज जैसा है, स्टेट वाइज इसका उड़िया होता है, हिंदी होता है, बंगाली होता है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी इतने सारे वास्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है? आपका अप्रोच क्या था, थोड़ा बताइए। जनरली जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज लेते हैं उनका मदर टंग होता है वो लैंग्वेज, तो बचपन से ही वो बच्चे उसी लैंग्वेज से फेमिलियर होते हैं, तो उन्हें उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उस चैप्टर पे और या उस सब्जेक्ट पे। पर ग्रामर अगर होगा उस सब्जेक्ट में तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। ग्रामर के बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। मैंने भी हिंदी ग्रामर को पढ़ा था, मतलब एक्सटेंसिवली पढ़ा था। उतना पूरा बुक नहीं हो पाया था, पर जितना हो सका था किया था। और पहले से ही बचपन से मैं हिंदी बोलता हूँ, इसलिए हिंदी ग्रामर में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो हिंदी होता है और जो लिखने का तरीका होता है उसमें काफ़ी थोड़ा डिफरेंस रहता है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वो अपने जो राइटिंग वाला जो चीज़ है उसको कैसे डेवलप कर सकता है, स्पेसिफिकली लेटर्स संस्कृत हिंदी। तो हिंदी में सबसे बड़ा, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पेलिंग मिस्टेक, जो मात्रा में मिस्टेक होता है। उसको अगर सुधारना है तो हमें बोलने का स्टाइल को चेंज करना होगा। जैसे एक कॉमन है, सब कोई भी यही बोलता है कि अगर ई पे स्ट्रेस पड़ रहा है तो बड़ी ई, कम स्ट्रेस पड़ रहा है तो छोटी। ये कैसे होगा? हमें वर्ड सही से प्रोनाउंस करके पता चलेगा। हमें सबसे पहले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ठीक करना होगा, तब जाके होगा। और अगर हम कोई बुक रीडिंग दे रहे हैं तो उसमें ध्यान से हर एक वर्ड का मात्रा देखना होगा, ध्यान से रीडिंग देना होगा। ऊपर से रीडिंग देके जाने से मात्रा नहीं ठीक हो पाएगा, पर लैंग्वेज ठीक हो जाए। ये जो हिस्ट्री से वेरिक्स से जो ज्योग्राफी होता है, कभी मीन्स ज़्यादातर इसको भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो दे यूज बी कंसिडर टू बी आर्ट सब्जेक्ट, और पढ़ना इज जस्ट लाइक ए प्रेशर फॉर्म में दे आर गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और किसी किसी स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर 2 बुक्स अच्छा भी लग रहा हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स। अगर एक हिस्ट्री सिविक्स को हम देखें, क्लास 10th XCC का अगर हम उसको देखें, तो उसको कैसे पढ़ा जा सकता है ताकि चीज़ें अच्छी तरह से हैंडल हो जाए थ्रू आउट द ईयर और एग्जाम भी अच्छी तरह से बन जाए। बिकॉज लेटर्स संस्कृत की बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, अलग अलग टाइम के अलग अलग स्टोरीज हैं। ये सारे चीज़ को कंसिडरिंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी, ये सारे चीज़ को हैंडल कैसे किया जा सकता है एक ही साथ में स्टूडेंट के लिए? 10th तक हमें सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस देना होगा। अगर जैसे हिस्ट्री में हमें डेट्स याद नहीं हो रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से उस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा उस सब्जेक्ट में। हमें एक इंक्विजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम्पल से कुछ समझा, जैसे अगर हिस्ट्री का वर्ल्ड वार का चैप्टर है तो वर्ल्ड वार क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सोचना। अगर हमें वर्ल्ड वार ही क्रिटिसाइज करने बैठ जाएंगे कि ऐसा करता तो नहीं होता, ऐसा करता तो नहीं होता, तो वैसे करने से इंटरेस्ट ही नहीं आएगा हिस्ट्री पढ़ने से। अप्रोच हमारा चेंज हो जाएगा उसको। और ज्योग्राफी को अगर हम देखें, बिकॉज ICC में जैसे मैप वर्क रहता है, टोपोग्राफी रहता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा डेंस चैप्टर्स भी हैं। इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया और आपका पूरे साल का रिवीजन पढ़ाई किस तरह से था ज्योग्राफी को लेकर? ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें बहुत याद करना हो। अच्छा, तो उसके लिए मल्टीपल रीडिंग ही एक मेरे हिसाब से ओनली सोल्यूशन। अच्छा, क्योंकि एक चीज़ को अगर बार बार रीडिंग देंगे तो वो जाके माइंड में बैठ जाएगा। तो अगर हम लिखे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में वो स्ट्राइक करेगा। आप जैसे कि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अभी बात कर रहे थे, यू हैव टॉक्ड अबाउट कि रिपीटेड हमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
इतने कम टाइम में, जैसे कि 1 ईयर ऑफ टाइम है, स्कूल को हैंडल करना हो, ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन रहता है उसको हैंडल करना, उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2-3 टाइम्स जो पढ़ना, ये 2-3 टाइम्स पढ़ना आपने कैसे अडॉप्ट किया? कैसे आपको ये वो समय मिला कि आप उसको 3-4 टाइम्स पढ़ पाए? उसके बारे में सोचो। जो इफेक्टिव रीडिंग का मेथड है वो कर कि मैं क्या करता था, 2 पेज पढ़ता था, ब्रेक लेता था, 3 पेज पढ़ता था, ब्रेक लेता था। तो ऐसे करने से दिमाग में ज़्यादा देर के लिए रिटेन हो पाएगा वो चीज़। तो अगले बार जब फिर से वही सेम चीज़ पढ़ेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। मैं क्या करता था, एक बार या 2 बार चैप्टर रीडिंग दिया, याद किया, तो तीसरे बार मैं चैप्टर रीडिंग नहीं देता था, क्या है उस चैप्टर में, मैं बिना बुक खोले रिकॉल करता था। उसके बाद लास्ट में जाके चेक करता था कि क्या मिसिंग है या जो मैंने सोचा वो सही है कि नहीं। तो ऐसे करने से 2-3 बार अपने आप हो जाएगा। और ब्रेक लेकर पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूस एक स्ट्रेस में पढ़ी नहीं उस समय। अच्छा, पूरे साल में जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, जब हमको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके साथ साथ भी हमें थोड़ा एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये सब्जेक्ट्स खत्म हो गया, मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा थ्रू आउट द ईयर, ताकि एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं आया था, और जो भी आया था वो क्लास में ही टीचर्स ने बहुत गेट अप कर दिया था। तो ऐसा लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया था मेरे में, पढ़ के कॉन्फिडेंस तक ही था मेरा, ना ऊपर नहीं। मीन्स मान लीजिए लेट्स कंसीडर सिचुएशन, अगर हमें कोई भी हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मान लीजिए कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस को कम करते, उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे हम एक आपका खुद का एक अप्रोच कैसे वो दूर कर सकते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस खुद का उसका माइंड से कैसे वो रख सकता है थ्रू आउट द टाइम? तो हमें ये सोच के मेरे ख्याल से चलना होगा कि हमें कुछ मतलब हम सिर्फ 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हमें नॉलेज है, पर हमें वो भी देखना होगा कि यही सब अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, इसके बाद भी और चीज़ है। तो हमें ये सोच के चलना होगा हमें सिर्फ एक पार्ट मिला है उस नॉलेज का। तो अगर हम ये सोच के चलेंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा हमारे अंदर। अभी मान लीजिए कॉन्ट्रास्टिंग, अगर एक स्टूडेंट पढ़कर भी उसको अंडर कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, तो वो कैसे हैंडल करेगा? उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका अगर अप्रोच? मैं क्या करता था कि अगर किसी सब्जेक्ट में अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो उस चैप्टर का मतलब उस सब्जेक्ट का चैप्टर्स खोलता था, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करता था कि अगर बायोलॉजी पढ़ना हो तो बायोलॉजी के हिसाब से माइंडसेट प्रिपेयर करता था। चैप्टर खोलता था, चैप्टर्स में क्या पॉइंट है वो सिर्फ ऊपर से देख लेता था क्या है। जब अगर सब चीज़ याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद करता था बैठ के। तो ऐसा क्या, इससे क्या होता था कि अगर 90-95% याद है तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट को अप्रोच करना एक आम बात नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही इन डेप्थ जानना और उसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जा सकता है? आपका अप्रोच क्या था? आप क्या एक पर्टिकुलर दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट को अप्रोच करते थे, या आपका पढ़ने का तरीका कैसा था? हाउ वेर यू अप्रोचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स? एक दिन में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ना इम्पॉसिबल है, कुछ भी करके नहीं हो सकता। करेक्ट। अगर हो भी रहा है तो कोई भी एक भी सब्जेक्ट इफेक्टिव नहीं आओ। मेरा क्या होता था कि मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ता था तो 2-3 दिन तक या एक हफ्ते तक दूसरा सब्जेक्ट मिस हो जाता था। यस, ट्रू। तो ऐसा करने से स्टार्टिंग में ऐसा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बार उस चैप्टर को पढ़, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट अगर आराम से पढ़ रहे हैं तो टाइम लगेगा, किसी भी चैप्टर में याद करने में टाइम लगेगा। तो हर सब्जेक्ट में ऐसे होगा। यस। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले मैंने फिजिक्स उठाना, तो 1-2 दिन कंटिन्यूस फिजिक्स पढ़ दिया, तो और सब सब्जेक्ट्स छूट गया। तो उसके बाद जब फिजिक्स हो जाएगा तो फिजिक्स साइड में रख के कोई और सब्जेक्ट। तो ऐसे ही करके स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर कर रहा था, याद कर रहा था, समझ रहा था, तब ऐसे हुआ था। 3-4 मंथ्स ऐसे हुआ। लास्ट में जाके जब सब एक हाथ में आ गया कि सब हो चुका है, सब सिलेबस कवर हो चुका है, तब एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं, पर वो भी इस वक्त में करना होगा। अगर कंटिन्यूस अभी 10 मिनट के लिए फिजिक्स पढ़ लिया, 2 मिनट के लिए फिर से बायोलॉजी पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का ही माइंडसेट लेके हम पढ़ रहे हैं। तो 2-3 घंटे के लिए मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का माइंडसेट है। उसके बाद ब्रेक कम से कम 1 या 2 घंटा मैं लेता था ऐसा। अच्छा, अभी और बच्चों का अलग हो सकता है, सबका एक गैप पीरियड तो होना चाहिए अगर दे आर स्विचिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर, या एक ही सब्जेक्ट अगर वो पढ़ रहे हैं तो। और उस गैप पीरियड में अपने माइंडसेट को डेवलप करना है दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। वो आपने कैसे किया? हाउ वेर यू मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू स्विच फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर? क्या आपका तो पूरा ध्यान बायो में हुआ होगा, अगर आप बायो पढ़ रहे हो, कैसे था काम उस पर? जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में सोच के क्या क्या है उस सब्जेक्ट में। अगर कुछ नहीं सोच पा रहा तो कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या है, तो ऐसे सोच के
शिफ्ट हो सकता है अपना माइंडसेट दूसरा लेके के। पूरे साल में हम जब भी बहुत सारे सब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा वो सब्जेक्ट अच्छा जा रहा हो, वो धीरे धीरे ना कभी कभी एग्जाम में छूट जाता है कि नहीं मेरा एक्सपेक्टेशन इतना था थ्रू आउट द ईयर ऑफ द एग्जाम दैट हो रहा है। वो अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करता है, क्योंकि हमारा तो पढ़ाई बहुत सही होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बाई चांस कभी ऐसे हो जाता है कि एक एग्जाम में हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स कम आ जा रहा हो, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक स्टूडेंट कैसे हैंडल करता है, आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया? तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बायोलॉजी। बायोलॉजी में मेरा एक एग्जाम में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे फुल मार्क्स आएगा, पर बहुत कम आया, 10-12 मार्क्स कम हो गया। तो उसके लिए क्या किया, मैंने बायोलॉजी छोड़ दिया, बायोलॉजी पढ़ाई नहीं, क्योंकि अगर बायोलॉजी पढ़ने बैठूंगा तो दिमाग में रहेगा कि बायोलॉजी में कम मार्क्स आया। तो मैंने बायोलॉजी उस टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया और सब सब्जेक्ट में, तो ऐसे नहीं बायोलॉजी हो पाता, नहीं और सब सब्जेक्ट हो पाता। उसके बाद लास्ट में जब दूसरा एग्जाम पास में आया तब मैंने फिर से बायोलॉजी उठाया, उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम जब पढ़ने बैठेंगे तो पिछले एग्जाम का जो मेमोरी है कि उस सब्जेक्ट में कम आया है वो थोड़ा फेड हो जाएगा, तो और अच्छे से फोकस हो पाएगा बायोलॉजी के ऊपर, जैसे मेरा हुआ था। तो उसके बाद अगले एग्जाम में अच्छा हुआ। being a good in studies और एक फोकस माइंड में जो एक पर्टिकुलर माइंड सेट रहता है, दोस्त कैसे चुनना चाहिए उसको, स्कूल में या ट्यूशन में या खुद के लिए, एक फ्रेंड सर्कल कैसे उसको चूज करना चाहिए? फ्रेंड सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी बच्चा बिगड़ता है या अच्छा होता है, अच्छा तो बहुत कम होते हैं, जो बिगड़ता है सब फ्रेंड सर्कल। डेफिनेटली हाँ, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए अगर बच्चा डिसिप्लिन है, स्टार्टिंग में डिसिप्लिन है, तो अगर गलत बच्चों के साथ चला गया जो इनडिसिप्लिन है, तो क्लास में वो भी कैसे भी कभी कुछ भी हो जाए, इनडिसिप्लिन हो जाए डेफिनेटली। और ये पूरा उसके पढ़ाई के स्टाइल के ऊपर पूरा इम्पैक्ट करता है, पूरा सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं, खुद के स्टाइल ऑफ रीडिंग, ये सब पे बहुत इम्पैक्ट करता है। स्टाइल ऑफ रीडिंग पे नहीं, उसके बिहेवियर माइंडसेट के ऊपर। अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन होना चाह रहा है, तो उसके जो और इनडिसिप्लिन बच्चे हैं उसको उसका हंसी उड़ा के उसको कम कर देंगे। जैसे अगर कोई बहुत बदमाश बच्चा है, अगर कोई टीचर उसका मतलब प्रेज कर दिया, तो और सब बच्चे उससे क्या करेंगे, मतलब उसका मजाक उड़ाएंगे, कमेंट कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके उस बच्चे के अंदर से जो फीलिंग आ रहा होगा डिसिप्लिन होने का, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बच्चों से ही दूर रहो, और जितना हो सके उन बच्चे को उस ट्रैप से निकालने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं करना है कि अगर कोई बच्चा ठीक है तो उसको जानबूझ के अपना कंपटीशन कम करने के लिए उधर भेजो। दैट्स ट्रू। और अगर वो बच्चा चला गया तो वापस बुलाने का भी कोशिश करो अपने पास, अपने लेवल पे, क्योंकि असली में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अगर असली ज्ञान है उसके पास, तो किसी और को नहीं नीचा दिखाएगा, बल्कि सामने वाले को अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेगा, वो सच्चा ज्ञान है। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा है और अपना पूरा प्राउड होकर दूसरे को कम कर रहा है, तो वो असली ज्ञान नहीं है, वो पढ़ नहीं रहा है। अच्छा, एक अच्छे पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी कैसे बनना है, आपको क्या लगता है? हाउ शुड ए पर्टिकुलर पर्सन शुड बी गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कुछ भी वजह नहीं छोड़ा। अगर जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी का एग्जाम्पल, स्कूल लाइफ में एग्जाम के टाइम चीटिंग कुछ भी हो जाए नहीं करना है, तो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन होगा। अगर कोई बच्चा आंसर पूछ रहा है तो आंसर उसे नहीं बता रहे, कुछ भी हो जाए, मैं बच्चे पूछते थे मेरे आंसर, मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा था, ना ही किसी से पूछता था, क्योंकि वो अपना मार्क है, अपना खुद का डिग्निटी भी होना चाहिए। यस यस ट्रू। अगर अपना कोई प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर खड़े उतरना है, और अगर जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो हमारा दोस्त है तो उसे तो और नहीं बताना चाहिए, और ना ही अगर कोई पूछ रहा है तो उसे गलत आंसर देके उसका मार्क्स कम करना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमें हेल्प करना ही है तो एग्जाम से पहले हेल्प करना है या एग्जाम के बाद हेल्प करना है, एग्जाम के बीच में कुछ नहीं। ऐसे हम अपना भी लेवल कम कर रहे हैं डिग्निटी का, तो उसको भी ट्रैक से डाइवर्ट कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमने ये भी सुना है कि आप बहुत सारे कंपटीशन में भी भाग लिए थे, आपने ये दो चीज कैसे बैलेंस आउट किया, उसके बारे में? सबसे पहला बात है कि पढ़ाई को स्ट्रेस लेके पढ़ना ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई को ये समझ के पढ़े कि मुझे पढ़ना है, स्ट्रेस है, मार्क्स लाना ही है, तो वो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा। ना ही पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे, ना ही कोई और अदर एक्टिविटीज़ में फोकस कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो और सब चीज़ भी ऑटोमेटिकली एंजॉय कर पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको और क्या क्या करने में मज़ा आता है? तो पढ़ाई के साथ साथ अगर हमें कुछ करना है तो
मोबाइल से दूर रहना है सबसे पहले। हाँ। मोबाइल अगर आज चीज को कैसे कंट्रोल कर सकता है आज के जनरेशन का स्टूडेंट? आजकल बच्चे लोग जेन जी हो गए हैं, अगर Gen Alpha is the share that हाँ ये सब तो बच्चे अपना खुद का आइडेंटिटी नहीं रख रहे हैं ना, वो सब ट्रेंड में घुसे जा रहे हैं। अपना खुद का आइडेंटिटी रखना है, ये नहीं कि अगर जेन जी है तो आप बाउंड है ये करने के लिए जो और सारे बच्चे कर रहे हैं। अपना खुद का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखना है, ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि अगर मोबाइल में घुसे जा रही है तो मोबाइल में अगर एक बार हाथ में उठाए तो कम से कम 10-15 मिनट वेस्ट जाएगा। डेफिनेटली सबको पता भी है ये, पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। तो सबसे पहला बात है मोबाइल को कहीं छुपा के रख दो, या किसी अपने घर में किसी बड़े को बोलते हैं छुपा के रख देगा, तो अपने ऊपर धीरे धीरे करके कंट्रोल बेस वेरी तो बाद में जाके अगर मोबाइल रखा है सामने तो भी हम नहीं उठाएंगे। और अगर पढ़ाई से अगर आप चाहते हैं एंटरटेनमेंट हो तो एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल सबसे बेकार चीज़। एंटरटेनमेंट करना है तो रेडियो में गाना सुन लीजिए। या क्या करते हो आपके एंटरटेनमेंट के लिए? अच्छा गाना सुनता था और पढ़ाई के बीच में साइकिलिंग के लिए जाता था। अच्छा और अगर कभी कंटिन्यूअस एक वीक कहीं गया नहीं घूमने के लिए तो कहीं घूमने चला जाता। तो ऐसा होने से क्या होता है कि रिफ्रेश हो जाता हूँ मैं, तो पढ़ाई में फिर से एक काफी बार हमने ये सुना है कि स्केटिंग का भी बहुत शौक है आपको, ये कब से है और आपको why have you choose that particular game? वो आपको कितना एक्साइटेड क्यों लगा? और मैंने क्लास 2 से ही किया था स्केटिंग। मैंने क्लास 2 से किया हुआ था, इसलिए घर में स्केटिंग शूट है। तो जब भी अगर मान लीजिए कोई बाहर ले जाने वाला नहीं है तो घर में ही या नीचे जाके बाहर कॉरिडोर्स में स्केटिंग कर रहता था। तो ऐसे क्या होता था कि रिफ्रेश हो जाता था। और उसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि आपको ट्रेन देखने का बहुत अच्छा शौक। तो ट्रेन देखने सारे बच्चे इसके बारे में थोड़ा बोलिए, इसके बारे में थोड़ा हमें। बचपन में सबके पेरेंट्स ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स ट्रेन देखने ले जाते हैं, बच्चों को मजा आता है देखने। तो वही आदत मेरा बना हुआ था। तो इसलिए अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या थक गया पढ़ के तो ट्रेन देखने चला जाता था। तो ट्रेन में बचपन में देखने जाता था, इसलिए जब ट्रेन देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ फिर से बच्चा हूँ, फिर से बचपन जी रहा हूँ। तो ऐसा करने से कहीं भी माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का माइंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर बच्चे वाला माइंडसेट है आपका तो आप नहीं डाइवर्ट हो पाएंगे, नहीं डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे, किसी भी गंदे आदत में नहीं जा पाएंगे। बचपना कैसे आप ये जो बचपन आपने जो वर्डिंग ये जो बोला आपने, बचपना आपको कैसे इंडिविजुअली हेल्प किया आपकी ग्रोथ में? तो बचपन मतलब चाइल्डहुड सबसे प्योर होता है, उसमें दिमाग में कुछ भी गंदा नहीं होता किसी चीज़ के किसी के लिए। तो ऐसा करने से क्या था कि मैं सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर करता था। ये सब तभी हो पाएगा जब आपका दिमाग फोकस्ड है। और बचपन अगर होगा तो ये ये कुछ बड़ा चीज़ है, ये लेट मी नॉट बी इन्वॉल्व माय स्पोर्ट। इतने दिनों के बाद आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी आपका स्केड्यूल बिजी जा रहा था, तो ये थोड़ा टाइम आज मिला। फाइनली वी हैव डन दिस। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सर।